हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने काफ़ी सारी बातें आप लोगों को बताई थी। मैंने आपको बताया था फोर्स और टॉर्क का क्या रिलेशन होता है ना। जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर कितना टॉर्क लगता है, तो आप लोगों ने रिलेशन ड्राइव किया था। दैट वॉज टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। सही बोल रहा हूँ ना। आज हमें आगे की बात करनी है। आज हमें समझना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कौन सा लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब मोए खोलो और बोलो, काहे की बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताऊं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझाऊं, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग सुनना चाहते? सुनिए। ये देख रहे हैं आप? ये बॉक्स नजर आ रहा है आप सभी को? बोलिए। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए मॉरिशस से मंगवाया ये बॉक्स। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में मैं कुछ बातें आपसे पूछूंगा अभी 2 मिनट बाद, लेकिन उससे पहले कुछ बता दूं। अगर कोई पूछे किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर कहां होता है, तो आप बोलना किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। द एरिया वेक्टर ऑफ एनी एरिया इज ऑलवेज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, ये बोर्ड का एरिया है। अब किसी ने पूछा इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, आपकी तरफ ऐसे, बोर्ड के परपेंडिकुलर, लाइक दिस, आपके तरफ। समझ में आई बात? ये जो मार्कर ना ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ये बॉक्स देख रहे हैं आप। अब किसी ने पूछा कि जैसे ये जो एरिया है, इस एरिया ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? तो ये जो एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर ऐसे ही तो होगा। बोला भैया, जे वाला एरिया है जे, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? आप बताओ इशारे से। ऐसे। अब तुम बताइए, मैं नहीं बताऊँ, जा वाले एरिया को एरिया वेक्टर कैसे होगा? यो मैं तुम आई लग जावारे को हाथ पैर चलने चाहिए, गूंगे तोता नहीं चाहिए। मोए उठा के बाहर फेंक देंगे, पहले ही बोल रहा हूँ। जावारे एरिया को एरिया वेक्टर कहाँ होगा बताऊँ? मोए नीचे। हाँ, हिमांशु को देखो, सही है ना हिमांशु? शाबाश, वेरी गुड। क्लियर है सभी को? समझ में आ रही है बात? तो मैं ये कहना चाहता हूं, द एरिया वेक्टर ऑफ एनी एरिया इज ऑलवेज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। ये बात आपके भेजे में अटक गई? चलिए, तो फिर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपके नोट्सों में अगला यही है, ये नोट दिया हुआ है आपको, तो वो नोट एक बार आप लोग समझ लें। द एरिया वेक्टर ऑफ एनी एरिया इज ऑलवेज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। उसका फिगर भी बनाया हुआ है हल्का सा उन्होंने। क्या फिगर बनाया हुआ है समझ लें। जैसे ये उन्होंने एक एरिया दिखाने की कोशिश की है। ये एरिया है, ये एक्चुअली बोर्ड पे आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये कैसे है? जैसे ये कोई सरफेस है, तो ये ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, समझ गए ना? ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फिगर समझ में आ रहा है? नोट में बोलो भैया, दिखाई दे रहा है? नोट्स तो है ना सबके पास? ओके। तो द एरिया वेक्टर ऑफ एनी एरिया इज ऑलवेज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। ये बात हम सब लोग समझ गए। आगे बढ़ूँ के? ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये बात आप लोग ये बात समझ गए हो बेटा, तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एरिया वेक्टर के बाद अगली बात आती है हमारे सामने, जो हमको अगला दिया हुआ है। वो कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। तो चले भैया, जानते हैं हम लोग इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और किस टाइप की क्वांटिटी है, ये देखेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है ये हमें जानना है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सभी लोग। ठीक है। भीष्म पितामह का नाम सुना है? भीष्म पितामह सुना है? रामायण में थे? अच्छा, महाभारत में थे? ओके। भीष्म पितामह के बारे में मैं जब भी सुनता हूं, तो उनका कोई इमेज आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है? आता है। भीष्म पितामह जी का एक ही इमेज हमारे दिमाग में आता है, ये भीष्म पितामह जी हैं और बाणन की सैया पे लेटे हैं। बोलो भैया यस और नो? बाणों की सैया है उनका बिछैया। सही बोल रहा हूँ? बोलो भैया, सीन क्लियर है? तो थोड़ी देर के लिए अगर हम भीष्म पितामह जी को मान लें एक सरफेस, और ये कलयुग के भीष्म पितामह है, तो इन्हें तीरों से नहीं मारा जा रहा है, इन्हें करंट से मारा जा रहा है। कैसे मारा जा रहा है? करंट से।
करंट बोले तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है ये बेटा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलो, सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं? अच्छा, मैंने सुना है जहां पर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यस और नो? बोलो भैया। किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला रे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। कहां है जे? कहां है जे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है तो वो इस सरफेस की कैसी है? नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो अगेन आई रिपीट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? अगेन आई रिपीट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। यहाँ सरफेस कौन है? भीष्म पितामह की बॉडी। भीष्म पितामह की बॉडी क्या है गई? सरफेस। क्लियर? और ये जो तीर है वो क्या हो गए? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग लेटर फाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सभी को? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब अगर कोई भाई ये क्या है? फाई यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो भीष्म पितामह की पूरी बॉडी से पास हो रहा है। अब अगर किसी ने हमसे ये पूछा कि केवल भीष्म पितामह की मुंडी में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, केवल मुंडी में से, तो एक बात बताओ, क्या वो भीष्म पितामह के पूरे शरीर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाह रहा है? नहीं चाह रहा। भीष्म पितामह की बॉडी के एक छोटे से टुकड़े से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाह रहा है, मुंडी में थे। तो ऐसी सिचुएशन में इस फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फॉर्मूला यही है। लेकिन अगर भीष्म पितामह की बॉडी के छोटे से टुकड़े से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। और अगर पूरी बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम लगाएंगे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले तो मुझे ये बताओ। बोलो भैया। अब मैं यहाँ थोड़ा सा एक बड़ी दास्तां आपको सुनाना चाहता हूँ, तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है? क्योंकि आज ज़रूरत है उस बात को समझने की। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी आपको एंड तक काम देगी, तो इसलिए ध्यान से सुन लेना उस कहानी को। समझ गए? क्लियर? आज की कहानी से मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कब इंटीग्रेशन करते हैं और कब डिफरेंशियल करते हैं। अब हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल 3 दिन में क्लियर कर लिए अपने। अब हमें इतना भी सेंस होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, कहाँ डिफरेंशियल करना है। ठीक है? जगह जगह पर इस टाइप की समस्याएं आएंगी फिजिक्स में आपके सामने, तो मैं आपको बता दूं कैसे आप उन्हें शॉर्ट आउट करेंगे। गौर से देखिए। जैसे सपोज करिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल का एरिया ए है। कितना है सर्कल का एरिया? ए है। दिखाई दे रहा है आपको सर्कल प्रॉपर? अब अगर हमको जरूरत पड़े कि इसमें हमें कोई बहुत छोटा सा एरिया कंसीडर करना है, छोटा सा एरिया, तो हम उस छोटे से एरिया को बोलेंगे डी ए। यानी हमने इस एरिया का डिफरेंशियल कर दिया। मैं आपको शुद्ध देसी में समझाऊं, किसी भी चीज़ से पहले अगर डी लग जाए तो इसका मतलब समझ जाना बहुत छोटी सी चीज़ की बात हो रही है। समझिए, देखिए, जैसे मान के चलिए ये कोई वायर है ना, ये एक वायर है, इसका लेंथ L है। कितना लेंथ है इसका? L। अब कोई बोले कि इस पर एक छोटा सा वायर चुनिए और उसकी लेंथ कितनी होगी ये बताइए, तो आप उसे बोलेंगे DL। क्लियर? यानी L से पहले D लग गया। यानी किसी भी चीज़ के पहले अगर D लग जाए तो इसका मतलब बहुत चुनचुनिया सी चीज़ की बात हो गई। समझ में आ रही बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल भीष्म पितामह की पूरी बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स था फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। लेकिन जब मैंने ये बात की कि भीष्म पितामह की ये जो बॉडी है उसका ये चुनचुनिया सा पार्ट है, उनकी मुंडी, उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होगा? भीष्म पितामह की जो बॉडी है उस बॉडी के छोटे से पार्ट से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो छोटा सा ही होगा, इसलिए डी फाई।
वो स्मॉल एरिया से पास हो रहा है इसलिए DA। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो d5 बराबर EDA cos थीटा। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे। पूरे एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो फाई बराबर EA cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है? अब कहानी सुनना अभी खत्म नहीं हुई है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सर्कल है, इसका एरिया A है। इसमें अगर मुझे कोई छोटा सा एरिया चुनना है तो मैं उसे DA बोलूँगा। ओके, इसी तरीके से ये और एक छोटा सा एरिया है, इसे भी मैंने DA बोल दिया। ये भी एक छोटा सा एरिया है, इसे भी मैंने DA बोल दिया। अब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे DA होंगे इसके अंदर। बोलो भैया, होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे होंगे, यस और नो? अब अगर मैं इन बहुत सारे DAs को जोड़ दूं, ऐसे करके जोड़ूं मैं इसे, DA प्लस DA प्लस DA, ऐसे तो पूरा छकाछक भर दूं इस DA को, तो बहुत सारे DA आएंगे। तो ये बराबर किसके आएगा? आप लोग बता सकते हैं किसके बराबर आएगा? A के बराबर आएगा। ये कहना चाहते थे आप लोग? बोलो भैया, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अब ये जो रामायण लिखी है बेटा, जब नवय दशय तक आप पढ़ते थे तो इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिखते थे, सिग्मा DA बराबर A। मतलब ये हुआ कि सिग्मा समझते हो ना? सिग्मा, सिग्मा यानी समेशन, सबका जोड़। इसका मतलब ये होता है जितने भी छोटे छोटे DA लिखे हुए हैं उन सब का जोड़, उन सब का सम, इसको हम बोलते हैं सिग्मा DA। कहानी समझ में आई भैया? बोलो। अब आप 11th 12th में आ गए हैं, और 11th 12th में आ गए हैं तो इसी सिग्मा को हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। क्लियर? इंटीग्रेशन DA बराबर A। आपको याद है इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला आपने यही पढ़ा था, इंटीग्रेशन और dx इज इक्वल टू x। इसको समझने की कोशिश करें, ये है क्या? DA तो आप समझ ही गए, ये चुनचुनिया सो एरिया है DA। अब इंटीग्रेशन ऑफ DA कर दिया, इसका मतलब जितने भी छोटे छोटे DA हैं उन सब का जोड़, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ DA। तो बराबर A की तो आ रहा है। ये भाषा समझ में आई है? लेसन ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंशियल, क्या डिफरेंशियल, नाम में खो जाते हैं इनका 2 मिनट के लिए। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। सबसे पहले डिफरेंशियल वर्ड पे आते हैं। डिफरेंशियल वर्ड कहीं ना कहीं डिफरेंट से बना है, डिफरेंट। जब बहुत बड़े टुकड़े में से कोई छोटा सा टुकड़ा अगर हमें अलग करना होता है तो हम उसे बोलते हैं डिफरेंशियल। आप क्या कर रहे हो? एक बहुत बड़ा एरिया है A, उसमें से छोटा सा एरिया अलग कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, DA। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ओके। तो बहुत बड़े टुकड़े में से कोई छोटा सा टुकड़ा अगर हमें चुनना होता है तो हम डिफरेंशियल करते हैं। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? अच्छा, अब ऐसे चुनचुनिया से बहुत सारे DA, इन सबको जोड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन सोचते हैं इस वर्ड पे थोड़ा सा। अक्सर बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है तो एक लाइन ज़्यादातर शायद सभी लोगों ने याद की होगी, एक सेंटेंस ज़्यादातर अमूमन यूज़ किया जाता है, इंडिया इज़ एन इंटीग्रेटेड कंट्री। बोलते हो इंडिया इज़ एन इंटीग्रेटेड कंट्री? क्यों बोलते हो? इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि भारत एक अखंड देश है। अखंड देश है का मतलब इसके खंड खंड नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहाँ पर अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोग मिलकर रहते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड कंट्री। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर जोड़ देना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। समझ में आ रही है बात? क्लियर? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ये आप जोड़ ही तो रहे हो। मान के चलो मैंने आपके इस चैप्टर का टेस्ट लिया, समझ ना, आपका चैप्टर, इस चैप्टर का टेस्ट लिया, आपने टेस्ट नहीं दिया तो मैंने आपकी बॉडी के छोटे 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 टुकड़े कर दिए। तो ये मैंने आपकी बॉडी का क्या किया? डिफरेंशियल किया या इंटीग्रेशन किया? डिफरेंशियल किया या इंटीग्रेशन किया? जवाब दो, नहीं तो कनपट्टी कुटेगी। डिफरेंशियल किया। समझ में आई बात? अब जी बात तुम्हारे पापा है पतों पर गई तो तुम्हारे पापा मेरे डिफरेंशियल करवे आएंगे, सही है कि नहीं? लेकिन इससे पहले कि वो आप आते मैंने आपकी पूरी बॉडी को सुई धागे से सिल दिया। सुई धागे से सिल दिया यानी क्या कर दिया? डिफरेंशियल कर दिया या इंटीग्रेशन कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। समझ में आ रही है बात? क्लियर है?
ओके, मुदगल जी जरा ढंग से बैठो, टांगों को कंट्रोल में रखो, है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात सभी को? सीन क्लियर है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट, बहुत बड़े टुकड़े में से कोई छोटा सा टुकड़ा अलग करना होता है तो डिफरेंशियल करते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को अगर हमें जोड़ना होता है तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। क्लियर है ना? जब इस्तेमाल में आएगी तो और बेहतर क्लियर होगा आपको। क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़े टुकड़े में से कोई छोटा सा टुकड़ा अगर हमें चुनना होता है तो हम लोग डिफरेंशियल करते हैं, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना होता है तो हम लोग बेटा क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है आप सभी को? बोलो, आओ देखते हैं। भीष्म पितामह की मुंडी में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपने बोला डी फाई बराबर ए डी ए कॉस थीटा, क्योंकि मुंडी मुंडी बोले तो छोटा सा एरिया डी ए, और छोटे से एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो भी चुनचुनिया सा होगा, इसलिए डी फाई। समझ में आई बात? क्लियर? अब मुझे इनकी पूरी बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, पूरी बॉडी थे, पूरे को निकालना हो तो मैं मालूम है क्या करेंगे? मैं कछु नहीं करेंगे, मैं केवल जेई को इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? जेई को इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। कहानी समझ में आ रही है बॉस? बोलो भैया, सीन क्लियर है? और मैंने इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया था कल परसों में, 2-3 दिन इंटीग्रेशन ही चला था। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है कि नहीं होता? बोला भैया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई तो है फाई, ये इंटीग्रेशन ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई कॉस थीटा तो बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, अब आ जाओ, फाई बराबर ई कॉस थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यही फॉर्मूला फिर लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का है जाएगी ए, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, यही आएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? ओके, तो किसी बॉडी के स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। पूरी बॉडी को निकालना तो जेई को इंटीग्रेशन कर देते हैं तो जेई फॉर्मूला आ जाता है फाई बराबर ई कॉस थीटा। तंत्र पढ़ रहा हो कि ना पढ़ रहा हो पहले तो मुझे बताओ। सीन क्लियर है? हाँ, बोलो भैया, अच्छी बात है। तो मैं एक बार फिर से शुरू करता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान से देखिएगा। कहानी समझ में आई आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल की? बोलो, कब इंटीग्रेशन करते हैं, कब डिफरेंशियल करते हैं? एक और कहानी सुनाता हूं, एक और सुनो, क्योंकि बाद में मैं डिटेल में इतना नहीं समझाऊंगा, मैं आपको केवल इशारा करूंगा कि ये कहानी तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। कब जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल की? सुनिएगा। एक किसान है, उसके खेतों में आलू होता है, बहुत बड़ा खेत है उसका, बहुत बड़ा, और अनसंट आलू हैं उसके यहाँ, इतने भयंकर आलू हैं, इतने ज़्यादा आलू हैं कि उन आलूओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी नहीं जा सकता, और समझ लो इनफाइनाइट तादाद में है। समझ में आ रही है बात? मान के चलो मैं कट्टा भर के तुम्हें राई दे दूँ, राई, राई जानते हो? राई दे दूँ कट्टा भर के, मैं कह दूँ गिनो इन्हें, गिन लोगे कहा? पुरान निकल जाएंगे? बोलो भैया। इसी तरीके से इनफाइनाइट तादाद में आलू हैं, अब बिना आलू को हिल्लो कैसे लगाऊं, बड़ी आफत है। तो अभी आलू कैसे हैं? किसान ने क्या किया मालूम है? देखो ध्यान से, जैसे ये आलू हैं, ठीक है, ये आलू है, आलू उनको ढेर है, किसान यहाँ खड़ा है वो, ठीक है, आवाज लगा, आलू 5 रुपये किलो, आलू 5 रुपये किलो, आलू 5 रुपये किलो। क्लियर? आवाज लगा चालू कर दो, तो जगह पूरे आलू 5 रुपये में दे रहे हो ना? दे रहे हो ना? बुझो कह रहे हो जामे ते 1 किलो की ढेरी ले लो 5 रुपया दे दो, 1 किलो की ढेरी ले लो 5 रुपया दे दो। बोलो, क्या किया उसने? इंटीग्रेशन किया या डिफरेंशियल किया? इंटीग्रेशन किया या डिफरेंशियल किया? डिफरेंशियल कर दिया उसने। इस बहुत बड़े टुकड़े में से एक छोटे से टुकड़े का दाम फिक्स कर दिया 5 रुपये किलो। समझ में आई बात? यानी एक बहुत बड़े टुकड़े में से एक छोटे से टुकड़े का दाम फिक्स कर दिया 5 रुपये किलो। 1 किलो की ढेरी ले ले 5 रुपया दे दे, 1 किलो की ढेरी ले ले 5 रुपया दे दे। बोलो, किया कि नहीं किया? सही बोल रहा हूँ ना? शाम तक उसने दुनिया भर की ढेरियाँ बेचनी। अब जब वो पैसे टोटल करेगा तो पैसे टोटल करने के बाद भाई जी नहीं पता पड़ेगी कि कितने आलू होते। बोलो, पता बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी? तो पैसे टोटल कर रहा है तो क्या कर रहा है? डिफरेंशियल कर रहा है या इंटीग्रेशन कर रहा है? इंटीग्रेशन कर रहा है। समझ में आई बात? तो आपको इतनी तमीज आई कि कब डिफरेंशियल होता है, कब इंटीग्रेशन होता है? बोलो भैया। और जैसे जैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी, आपको डोंट वरी, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ जाऊं, फिर मैं चलूँ आगे? चलो, तो मैं फिर से शुरू करता हूं कहानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। तो गौर से देखेंगे सभी लोग।
अच्छा कुछ पुराने पाप और बता दो। वैसे तो मैंने आपको फोर्स एंड टॉर्क जब पढ़ाया था तो 11th वाले सेक्शन में आपको लिखवा भी दिया था जो कमज़ोरियाँ थी आपकी। चलो जब आएगा तब यूज़ करूँगा। तो फिर से वही हमारे भीष्म पितामह हो गए एक सरफेस, ठीक है भैया। इन्हें अब काय से मारा जा रहा है? करंट से। करंट बोले तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। डेफिनेशन पूछ लूँगा, चटकाऊँगा मैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं वहाँ क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है वहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली पास हो रही हैं। काहे से नॉर्मली पास हो रही हैं? इस सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हैं। क्लियर? तो अगेन आई रिपीट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय द लेटर फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग? फाई से। और इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कहानी क्लियर है भैया? तमीज आ गई? दोनों फॉर्मूले कब लगते हैं? ये क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये क्या है? पूरी बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जाइए इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। तंत्र पढ़ रहे हो कि ना पढ़ रहे हो? बोलो भैया। फाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते ही हो, ए एरिया है इस बॉडी का। यहाँ पर समझने वाली बात है थीटा को हम 2 मिनट बाद देखेंगे। फिलहाल इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे थीटा का बहुत बड़ा रट्टा है, तो थीटा समझ में आना बहुत ज़रूरी है ना। तो थीटा की बात हम लोग अव्याल करेंगे रुक के। इतनी बात क्लियर है आपको? याद करो वो दिन, एक ज़माना था जब मैंने आपको एक बात बताई थी 11th की, अगर आपको याद हो तो। मैं पक्का भरोसा तो मैं ये कहूँगी याद नहीं हुई नालायकों। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। जिन लोगों ने 11th पढ़ी है उन्हें भी पता होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। बोलो। तो जब मैं ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं, तो ई ए कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं? बताएं भैया, ई ए कॉस थीटा को। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जी वाला फॉर्मूला लग लिखाए हुआ तो कमीनो मैंने तुम्हें जब फोर्स एंड टॉर्क पढ़ाई थी तब। क्लियर? अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? बताओ भैया, स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है? हाँ वेरी गुड, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मुझे मिल रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये स्केलर क्वांटिटी हुई या वेक्टर क्वांटिटी हुई? हाँ स्केलर क्वांटिटी हुई। क्लियर? और स्केलर क्वांटिटी हुई तो जाके चांद पे एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? नहीं लगाऊं। शाबाश। यानी अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, तो बेटा क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जो रामायण बोली आपको समझ में आई बेटा? क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरी तरफ से पूरा हुआ। यहाँ पर एक बात जो मेरी समझाने के लिए रह गई है आपके लिए, वो केवल ये रह गई है कि थीटा क्या है। यहाँ पे थीटा को मैं अभी समझा रहा हूँ, फिलहाल आप इतना पढ़ें, डेफिनेशन पूछूंगा आपसे। चलो करो इसे फटाफट। तो हम सभी लोगों ने ये समझ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है भैया? अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर ये थीटा क्या है, क्योंकि थीटा यहाँ पर बड़ी कलाकारी है। थीटा यहाँ पर बड़ी कलाकारी है, तो उसे हमें थोड़ा सा समझना है, क्योंकि जगह जगह बार बार आएगा तो मैं टाइम नहीं दूंगा, इसलिए जो भी टाइम दूंगा मैं आज दूंगा। इसलिए दिमाग के पट खोल लेना। क्लियर? क्योंकि अगले 3 दिनों तक ये थीटा बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, आज समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ठीक है? पहले मुझे ये बताओ, ये 2 मार्कर्स देख रहे हैं आप? दिखाई दे रहे हैं 2 मार्कर्स? कितने डिग्री का एंगल है इनके बीच में, जरा बताना। 90 डिग्री का एंगल है। चूतियों बता देगो, बोलो। अब बताइए जी 90 से कम है या ज़्यादा है? अब इनके बीच का एंगल कम है या ज़्यादा है? कम है। मेरे ख्याल से अब और कम है गो। अब कितने गए? 0 डिग्री। अब कितने गए? 0 डिग्री। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएं, एक ही डायरेक्शन में आ गए यानी पैरेलल हो गए, तो पैरेलल जब होते हैं, 2 चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल होंगी और पूछा जाएगा आपसे कि इनके बीच कितने डिग्री का एंगल है, तो आप क्या बोलोगे? 0 डिग्री। क्या बोलोगे? 0 डिग्री। ऐसे बोलोगे ना, ऐसे बोलते हैं। अब ये 0 से बढ़ के कितना हो गया? 90 डिग्री। अब कितना हो गया? 180 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, एक जालेंगे एक जालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो मुझे बताओ।
ध्यान से सुन लेना, कनपटी तोड़ूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। 1 से 2 मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा आपसे पूछूंगा, इसलिए थीटा यहां पर होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बिल्कुल चार्ट जाना है इसको, ये मान लो आप, क्लियर। थीटा एंगल किस किस के बीच का होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर, ध्यान रखना, ये बिल्कुल कांच, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आज मैंने आते से ही क्लास में सबसे पहले आपसे यही समझाया था, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जल्दी से बता देना जरा, ये जो एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा, बताओ जरा इशारे से। इधर आप ही ने कही थी मुझसे, कही थी। चलो इस वाले एरिया का कहाँ होगा बताओ जरा, ऊपर। तो आप लोग लायक हो समझने के। अब हम एक छोटा सा पजल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। एक छोटा सा पजल जिससे बनेगी एक बड़ी गजल। ओके, आओ गजल बनवाऊं तुम्हें मैं। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। डायरेक्शन किस तरफ है बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड की? अच्छा, जालंग एरो बनो ताते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो तुम्हें पता पड़ गई। ये देख रहे हो, ये एक बॉडी है, एक सरफेस है। इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं, ऐसे रखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में। सामने से आप देख रहे हो तो आपको तो केवल लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन रखा तो सरफेस है, सामने से तो लाइन नजर आ रही है। ये सरफेस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आप सभी को। तो सामने से आपको क्या नजर आने वाला है? आपको सरफेस तो नजर आएगा नहीं, आपको तो केवल लाइन नजर आएगी। सही बोल रहा हूं? अब आप बताओ मुझे सबसे पहले कि ये जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा हुआ है? पैरेलल रखा हुआ है या परपेंडिकुलर रखा हुआ है? पैरेलल रखा हुआ है या परपेंडिकुलर रखा हुआ है? परपेंडिकुलर रखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और सरफेस धरो है ऐसे न्यो में, तो परपेंडिकुलर ही तो धरो है। बोलो, पूछ रहा हो मोते पूछ रहा है कि जब किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाता है तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है? क्वेश्चन समझ गए? उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। तो आ जाओ, निकाल लियो, आ जाओ। एक मैं बताऊंगा, दूसरा तुम बता दिए चुपचाप, ठीक है। देखो इधर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, देखिए गौर से। तो भैया मैंने पढ़ा है फाई बराबर EA cos थीटा होता है, ठीक है भैया, पढ़ा है, यही तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, अप्लाई कर रहे हैं हम इसे। तो फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी है पट्ठन ने धद्यो, एरिया सरफेस का ए है तो ए रख दिया, कॉस। अब है कलाकारी, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जे रही डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जे रही, और एरिया वेक्टर तो आप ही बता दो। ये जो चीज़ है, ये जो एरिया है, इसे अब ये ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस जो है वो ऐसे रखा हुआ है, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसे होगा? किस तरफ होगा एरिया वेक्टर? जय लंगे जाओ, बोलो यस और नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। कितने डिग्री का एंगल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में? कितने डिग्री का एंगल है बताओ भैया, इशारे थे बताओ। 0 डिग्री। अरे कमीनो, जे आवाज जे करवा रहे हो, जो खेल मदारी नहीं करवा रहे हो, तो ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल 0 डिग्री होते हो क्या? ना नहीं होती। बोला भैया, तो जहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जाई लेंगे, एरिया वेक्टर जाई लेंगे, तो कितने डिग्री का एंगल हुआ? 0। भाई साहब खेल देखो कैसा उल्टा खेल चल रहा है, होत कछु और देत कछु और है, हो कछु और जातो है। माने क्वेश्चन में कहा बोली सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर देख के आदमी 63 पत्ते 90 डिग्री तो देव 90 डिग्री, 300 देव 90 डिग्री। समझ में आई 0 क्यों आ रहा है? बोलो, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ है लेकिन एंगल 0 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है 0? समझ में आई बात? बोलो भैया, cos 0 कितना होता है? 1, और 1 का मल्टीप्लाई EA से करूंगा तो ये हो गया फाई बराबर EA। समझ में आई बात? बोलो, एक और केस करते हैं फिर से, ठीक है, फिर से करते हैं, दोबारा फिर समझने की कोशिश करते हैं। अगले केस में मुझसे यूँ कह रहा है कि आप बताना, ठीक है, दिस इज योर टेस्ट, ओके। चलो, वो मुझसे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है भैया, दिखाई दे रही है सभी को। अब मोते कह रहे हो जो सरफेस है, ये दिखो सरफेस दिख रहा हो तुम्हें। अब वो कह रहा है इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखो, पैरेलल। तो पैरेलल ऐसे ही तो धरेंगे, बोलो भैया। सामने से आप देखोगे तो आप लकीर सी दिखाई देगी, जो नजर आओगा केवल लकीर ही तो नजर आवेगी, बोलो भैया। ये दे दो मैंने, क्लियर, ये सरफेस रख दिया। तो वो कह रहा है जब किसी सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो भैया मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो ना, ने मुझे तो सूत्र मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, फाई बराबर ई कॉस थीटा। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा एंगल किस किस के बीच का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाके यूँ है, ये दो है यारो, ठीक है भैया, दो है क्या ना दो। अब बताओ तुम कि ये जो एरिया है, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसका ये एरिया है, अब ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा। तो बताया था किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो जे जाको का है वो एरिया वेक्टर। अब आप ही बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन न्यो में दी है, एरिया वेक्टर न्यो में जा रहे हो, तो एंगल कितने का है दो के बीच में 90 डिग्री। तो थीटा मैंने 90 चटका, तो 90 क्यों चटकाओ, समझ में आई बात, बोलो भैया। देखो उल्टा है रहो है, सरफे उल्टा है रहो, हाँ सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल धरो है, वो एंगल कितने का आ रहा है 90 डिग्री। तो जो उल्टा पुल्टा क्यों है रहो, समझ में आई बात, क्लियर। थीटा 90 दे देंगे तो cos 90 कितने का जाएगा 0, और 0 को मल्टीप्लाई ई एते करेंगे तो 0। यहाँ पर जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आया, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आया, कितना आया ई ए। कहानी समझ में आई कि ना नहीं आई, पहले तो मुझे बताऊँ, बोलो समझ में आ गई सी करने। तो आप देखो आपके नोट्सों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के बाद नोट दिया हुआ है, उसमें 2 लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें यही कहानियां हैं एक्चुअली, समझ में आई बात। चाहो तो उसमें शॉर्ट में ऐसे नोट लिख सकते हो आप लोग, देखो फटाफट अपने नोट्सों में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ये नोट समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला मुझसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो समझने की कोशिश करिएगा बेटा सब लोग, है ना। मुझसे पूछ रहा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताऊं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है भैया। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सभी लोग तैयार हो। 2 तरीके से बताऊंगा, सबसे पहले तो कि कैसे याद रखा जाए और फिर ऐसा क्यों, राइट, 2 रीजन बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद कैसे करना है ये समझो। थोड़ी देर के लिए ये मान लो ये आपका घर है, आप एक कमरे में बैठे हो, एक हॉल में बैठे हो, तो वो क्या है क्यूबॉइड शेप है ना। तो ये मैंने मान लिया क्यूबॉइड शेप है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, समझ गए। जस्ट लाइक ये बॉक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया इस टाइप का बॉक्स है, समझ गए ना मेरी बात को, क्या चीज़ है ये, ओके ओके। तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसको हम 2 मिनट के लिए अपना घर मान लें, होम स्वीट होम, सही बोल रहा हूँ है। अच्छा, आज की डेट में कोरोना वैसे ही फैल रहा है, मेहमान काल बरोबर लगते हैं, है ना। आपके घर में गेस्ट आ गए, अनचाहे गेस्ट, क्लियर, अनचाहे गेस्ट समझते हो ना, जबरदस्ती बिना देख के जबरदस्ती हंसो भी, मतलब हंसी ना आ रही तो स्माइल करो, होता है कि नहीं होता, बोलो, है ना। हाँ ओके, ऐसे गेस्ट आ गए तो आप खुश हो जाओगे या मोह लटक जाओगे, तकलीफ होगी, है ना। और ये गेस्ट जब आपसे जाने की कहते हैं तो आपको कैसा लगता है, हैप्पीनेस, है ना, अच्छा लगता है। स्टेशन में छोड़ के आते हो कि तुम लौट नहीं आए, सही बोल रहा हूँ ना, ट्रेन में बिठा के आते हो, है। लिसन एवरीवन, क्लोज सरफेस को आपका घर मान लिया, और जब ये गेस्ट आपके घर में आ रहे हैं तो आपकी आज़ादी छिन जाती है। अनचाहे गेस्ट आ रहे हैं, आपको हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है, आपको अपना रूम शेयर करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, क्लियर। तो ये क्या है, ये गेस्ट, ऐसे अनचाहे गेस्टों का घर में आना टेंशन का प्रतीक है। और टेंशन किस बात का प्रतीक है, नेगेटिविटी का या पॉजिटिविटी का।
नेगेटिविटी का। चलो तो अब फिर से समझते हैं। यहाँ पर गेस्ट क्या है, चलते फिरते करंट हैं, बोले तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है बेटा ये, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और ये जो आपका घर है दैट इज द क्लोज्ड सरफेस। क्या है बेटा ये, क्लोज्ड सरफेस। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जाती हैं, यानी गेस्ट घर के अंदर आते हैं, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के अंदर आती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है। क्लियर, कैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, नेगेटिव, क्योंकि टेंशन नेगेटिविटी का इंडिकेशन है। क्लियर। दूसरा, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के बाहर जाती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है। कहानी क्लियर है, याद करने के लिए समझ में आ गई बात, याद हो जाएगा। क्लियर। किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने टाइप का होता है, तो हम बोलेंगे कि लाला 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर 1 नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के अंदर जाती हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। नंबर 2, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज सरफेस के बाहर जाता है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, बोलो भैया। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ो, फिर उसका रीजन बताऊंगा। पढ़ो फटाफट डेफिनेशन। तो मैं समझ गया पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब मैं इसका रीजन समझाता हूं। याद करने के लिए तो मैंने जो तरीका बताया वो बड़ा अच्छा था, बड़ा सुंदर तरीका था। अब मैं आपको रीजन समझाता हूं कि पॉजिटिव क्यों और नेगेटिव क्यों। ठीक है, आइए देखते हैं। आ जाओ। ये भैया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है और ये आपका क्लोज सरफेस है। सांची क्या दई, बोलो भैया। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। बोलो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। आप ही बता रहे थे मुझे हवाल, जैसे ये क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज सरफेस ही तो है, ये क्लोज सरफेस है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस न्यू जा रही है, जा रही है कि ना जा रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब आप बताओ इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, एरिया वेक्टर तो आप ही ने बताई थी, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कमीनो बताइए थी कि नहीं बताइए थी, तो जाए एरिया को एरिया वेक्टर कितना होगा, न्यो में ही तो होगा जालंग। बोलो भैया। तो गौर से देखिए, इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इस तरफ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है जालंग और एरिया वेक्टर है जालंग, दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल। 0 नहीं 180 डिग्री है वो, डायरेक्शन अपोजिट है, सेवम अपोरिया। क्लियर है, समझ में आई बात। एंगल 180 डिग्री क्यों हो गया, समझ में आई बात। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा देख लो, फाई बराबर EA कॉस थीटा की जगह 180 डिग्री है जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जालेंगे और एरिया वेक्टर जालेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है कहीं। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 को गुणा EA ते करेंगे तो जो आएगा तो माइनस को EA। तो समझ में आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव क्यों आया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब जालंग आ जाऊं, इस वाले सरफेस के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही है ना। अब तुम ही बताओ, ये जो एरिया है, जाए एरिया को एरिया वेक्टर कितना होगा, या तो इशारो ना करो पर रहो, हाथ पैर टूटे रहेगा। जालंग समझ में आई बात। आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं ही बताए हुए चिपटाऊं। तो फाई बराबर EA कॉस थीटा कितने धरूं, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ थीटा कितने धरूं। हाँ वेरी गुड हिमांशु, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। वही है, जो हवाल ये कर रहे हो तो ये का है सेम डायरेक्शन, तो 0 डिग्री है वो कि नहीं है वो। थीटा 0 चिपकाऊंगा, कॉस 0 1 का मल्टीप्लाई EA से करूंगा तो EA। यहाँ कोई सिंबल नहीं लगा तो पॉजिटिव ही तो मानेंगे। तो समझ गए पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं और नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं। तंत्र पढ़ रहा हो कि ना पढ़ रहा हो, पढ़ेगा। तो अगर किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो उसे बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे, बता पाओगे पक्का। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 टाइप का होता है भैया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गोज इनसाइड द क्लोज सरफेस देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव, and if the electric lines of forces goes outside the closed surface then the electric flux will be positive. यो गाइस, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कि मैं ही अकेला कर पे चिपटाऊं। बोलो भैया, सीन क्लियर है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं हवाल करो फटाफट, पूछूंगा डेफिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ओके तो ठीक है, फिर आज के लिए पर्याप्त है। आज सब लोग पढ़ के आएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक सब कुछ। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।